कहानी की शुरू होती है भविष्य में, जब सूर्य की सतह पर हुए धमाकेदार विस्फोट की वजह से धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह से नष्ट हो गई और धरती पर किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन जैसा हो गया। इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। हालात इतने बुरे थे कि अगर कोई भी सीधा धूप में चला जाता वो जलने लगता है। इस घटना के 15 साल बाद हम फिंच नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं जो अपने रोबोट पार्टनर देवे के साथ कुछ खाने का ढूंढ रहा था। सूरज की जलने व यूवी रे से बचने के लिए उसने एक खास किस्म का सूट पहना जो उसके पूरी शरीर को बचाता था रेडिएशन से, और साथ ही अगर रेडिएशन का स्टार बढ़ने लगता तो उसे वो पहले ही बता देता कि कहीं छुप जाओ। खैर, फिंच कुछ गुनगुनाते हुए देवे के साथ एक स्टोर में पहुंचा जहां से उन लोगों ने डॉग फूड के साथ साथ बाकी सामान भी इकट्ठा किया। वहीं पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी। उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। काम पूरे होने के बाद फिंच ने इस बिल्डिंग पर एक निशान लगा दिया ताकि अगली बार उसे याद रहे कि उसने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया है। इसके बाद वो एक ट्रक में बैठ गया और नक्शा की मदद से एक सुनसान शहर में पहुंच गया जो चारों तरह से रेत से डूबा हुआ था। वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, इसीलिए फिंच गाड़ी को टक्कर मार कर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक फिंच के सूट ने उसे सावधान किया कि आगे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तो फिंच ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। इसी हड़बड़ी में वो कुछ गाड़ियों से टकराता हुआ इन वक्त पर इस शहर से भाग निकला। कुछ ही देर में वो अपनी अंडरग्राउंड लैब में भी पहुंच गया। असल में ये जगह पहले उसी स्पेस एनर्जी कंपनी की थी जिसमें वो काम करता था। खैर, तूफान अभी भी बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ता जा रहा, पर फिंच देवे को खींचकर बिल्डिंग में पहुंच गया और इसी तरह उसकी जान बाल बाल बच गई। आखिरकार सुरक्षित होने के बाद फिंच ने अपने सूट और देवे को अच्छे से साफ किया। फिर जब वो खुद नहा रहा था तो वो जोर जोर से खांसने लगा। तब ये खुलासा होता है कि खतरनाक रेडिएशन की वजह से वो कुछ ही समय में मरने वाला है। खैर, सब कुछ अच्छे से साफ करने के बाद फिंच अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही उसका कुत्ता गुदियार कूदता हुआ उसके पास आया और फिंच ने उसे खूब प्यार किया। फिर उसने अपने कुत्ते को खाना दिया जो वो लेकर आया था, पर फिंच ने खुद सिर्फ एक ड्रिंक पी क्योंकि उसके पास खाने को बहुत कम चीज पड़ी थी। बाद में वो फ्रिज में रखे पीच कैन की ओर तरसती हुई निगाहों से देखता रहा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोका और इस कैन को एक खास मौके के लिए बचा लिया। इसके बाद फिंच अपने मेन प्रोजेक्ट का काम में जुट गया। असल में वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा था जो उसके मरने के बाद भी गुदियार का ख्याल रखे। फिंच के एक रोबोट ने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर दी जिससे कि उनकी सारी जानकारी एक डाटाबेस में सेव हो गई, और अब फिंच इसी डाटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में देने वाला था। खैर, बीच बीच में वो थोड़ा ब्रेक लेकर अपने कुत्ते के साथ बॉल कैचिंग खेलता है। फिर शाम को फिंच रेडिएशन पर एक किताब पढ़ रहा था तो वो काफी मायूस हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसीलिए अब सोने के बजाय उसने अपने रोबोट पर ही काम जारी रखा। उसने सिर तो लगभग बना दिया, लेकिन बस आंखें की कमी थी। इसीलिए उसने देवे की आंखें निकाल ली और कहा कि बाद में तुम्हें नई आंखें लगा दूंगा। पर जैसे ही उसने अपने रोबोट को एक्टिवेट किया तो वो बोल तो नहीं पा रहा था, मगर सिर हिलाकर फिंच के सवालों का जवाब दे रहा था। इसे देखकर फिंच बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने फटाफट उसकी बोलने की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। आखिरकार रोबोट ने बोलने लगा, जिसे देखकर उसका कुत्ता गुदियार थोड़ा डर गया और उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। फिर रोबोट ने अपना नाम जेफ चुना और अपने मालिक फिंच को बताया कि डाटाबेस में जितनी चीजें अपनी डाली थी वो सब मैं जानता हूँ। उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रोबोट को फिंच के सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला था कि वो इंसानों का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आखिरकार फिंच ने जेफ को समझाया कि तुम्हारा असली मकसद है मेरे मरने के बाद गुदियार का ख्याल रखना। गुदियार उसका कुत्ते की नाम था। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई। फिंच ने बाहर जाकर वाइन टर्बाइन फिर से चालू की और इधर जेफ ने गुदियार से बात करने की कोशिश की, मगर कुत्ते ने बस उसकी टांग पर पेशाब कर दिया और चलता बना। तभी अचानक फिंच को दूर से बहुत जबरदस्त तूफान आते दिखता है, तो उसे जल्दी से अंदर भागकर जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट कर दिया। तब ये खुलासा होता है कि अगले 26 घंटे में
4 अलग अलग तूफान टकराकर एक बवंडर बनेगा जो करीब 40 दिन चलेगा। इतने भयंकर बवंडर से बच निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए फिंच ने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का फैसला किया। अंत में उसने अपना पीचेस का कैन खाया और अपनी नाक से बहते खून को नजरअंदाज करके उसने नक्शा में देखा कि बचने का आखिरी रास्ता यही हो सकता है। अब उन्हें पश्चिम दिशा में सैन फ्रांसिस्को शहर की ओर जाना होगा। इसके बाद फिंच ने जेफ की बॉडी को बनाने का काम पूरा किया और डाटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन इसके बाद भी उसे हिसाब लगाया कि काम सिर्फ 72% ही हो पाएगा, मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं था। आखिरकार उसने रोबोट का शरीर उसके सर से कनेक्ट कर दिया था और जेफ खड़ा हो गया। फिर फिंच ने उसे चलाना सिखाया, जिसे देखकर गुडियार और भौंकने लगा। जेफ 2-4 बार तो लड़खड़ा कर गिर गया। इसके बाद फिंच ने अपना सारा जरूरत का सामान भर लिया। इधर आंखें ना होने की वजह से देवे बार बार चीजों से टकरा रहा था। इसीलिए फिंच ने अपने सिक्योरिटी कैमरास का इस्तेमाल करके उसे नई आंखें दे दी। इसके बाद पूरी टीम आरवी में बैठकर निकल गई। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सारे इलाके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। तब फिंच ने उन्हें धरती के सुनहरे दिनों के बारे में बताया जब यह सुंदर फूल और जानवर हुआ करते थे। तभी उसने देखा कि जेफ के सर में एक स्क्रू ढीला था। इसीलिए जब वो एक नए शहर में पहुंचे तो फिंच ने एक जगह रुककर उसकी मरम्मत कर दी। जब फिंच काम कर रहा था तो जेफ ने उसकी पोस्ट कार्ड कलेक्शन देखी। फिंच सैन फ्रांसिस्को के पोस्ट कार्ड को खास संभाल कर रखा था क्योंकि ये उसे उसके किसी करीबी ने भेजा था। फिर जेफ ने कहा कि मुझे तो सिडनी का पोस्ट कार्ड बेहद पसंद आया और वो वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन बिना हवाई जहाज के वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। तो आखिर में उसने कहा कि कोई नहीं, सैन फ्रांसिस्को भी बढ़िया ही है, वहीं पर घूम लेंगे। आखिरकार मरम्मत पूरी होने के बाद फिंच ने कहा कि अब वो खाने के लिए कुछ ढूंढने बाहर जाएंगे। लेकिन जब देवे को पता चला कि इस बार फिंच उसकी जगह जेफ को अपने साथ ले जा रहा है तो ये सुनकर वो बहुत मायूस हो गया। खैर, जब वो सड़क पर निकले तो फिंच ने जेफ को सामान इकट्ठे करने के बारे में बताया और आखिरकार घूमते घूमते वो एक मूवी थिएटर में पहुंच गया। उसका दरवाजा एक मोटी जंजीर से बांधा हुआ था, मगर जेफ ने अपनी ताकत से बड़ी आसानी से इस दरवाजे को उखड़कर फेंक दिया। फिर अंदर जाकर जेफ ने पहली बार शीशे में खुद को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उधर फिंच को एक पॉपकॉर्न का बैग मिल गया। उसने बाहर जाकर जेफ को दिखाया कि सूरज की किरणें इतनी तेज है कि सारी पॉपकॉर्न कुछ ही पलों में अपने आप भुन गए। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ता जा रहा है। अब वो तुरंत आरवी में बैठ गया और शहर से भागे, मगर तूफान उन्होंने अपनी चपेट में लेने ही वाला था। अब उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वो एक सुरक्षित ठिकाने ढूंढे। तब फिंच ने जेफ की मदद से आरवी को तारों से बांध दिया ताकि तूफान उसे उड़ा ना ले जाए। फिंच अपनी बीमारी से काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो जल्दी ही थक गया। तब जेफ ने उसे वापस आरवी में भेज दिया और खुद जोरों शोरों से मेहनत करके काम पूरा किया। अंदर फिंच ने गुदियार को एक कैबिनेट के अंदर भेज दिया और फिर सारी खिड़कियों को जल्दी से ढक कर जेफ को आवाज लगाई। जैसे ही जेफ ने आखिरी तार बांधी तो तूफान उनके आरवी तक आ पहुंचा, लेकिन जेफ भी इन मौके पर अंदर घुस गया। तूफान के टकराते ही आरवी जोरों से हिलने लगी। फिंच और जेफ थोड़े घबराए हुए अंदर रुके हुए थे। बाहर सारी तारें एक एक करके टूटने लगी और आखिरकार सिर्फ एक तार बची थी। काफी देर तक आरवी हिलती रही और आखिर में तूफान चला गया, जिसके बाद वो सब आरवी से बाहर आ गए। फिंच ने देखा कि आखिर में वही तार बचा था जिसे जेफ ने पूरी जी जान से लगाया था। खैर, इस तूफान ने उनके एक टायर को भी खराब कर दिया, तो जेफ ने अपने हाथों से आरवी को उठा लिया ताकि फिंच ने आराम से टायर बदल सके। फिर पूरी टीम ने वही रात गुजार के आराम किया। अगली सुबह उन्होंने सोलर पैनल्स खोले और फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। बाद में जेफ भी गुदियार पर भौंकने लगे क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो कुत्तों की भाषा सीख जाए, पर फिंच ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, समय के साथ साथ गुदियार तुम्हारे ऊपर भरोसा करना सीख जाएगा।
बाद में जब वो रास्ते में थे तो जेफ ने उसे पूछा कि आखिर विश्वास होता क्या है, लेकिन फिंच को समझ नहीं आया कि आखिर वो उसे समझाए कैसे। तब उसने जेफ को एक कहानी सुनाई। जब वो अपनी पहली नौकरी में था तो उसके प्रोजेक्ट पर कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तब फिंच ने अकेले ही सारे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मगर जब नाम देने की बारी आई तो उसने पूरी टीम का नाम दे दिया कि सबने मिलकर ये काम किया है। इस तरह से उसने सबका भरोसा जीत लिया। मगर जेफ को ये कहानी कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन उसी समय फिंच को बहुत जोर से खांसी होने लगी। तब वो ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए। उसने आरवी को एंट्रेंस पर छाया में पार्क कर दिया और बिना सूट पहने ही रेस्टोरेंट में भागा। पर तभी उसने देखा कि मेरी खांसी में तो खून आ रहा है। अचानक उसे गुदियार का भौंकने की आवाज़ें आई, तो उसने देखा कि गुदियार जेफ के साथ बाहर आने को राजी नहीं था। तब फिंच खुद उसका पत्ता पकड़कर उसे रेस्टोरेंट में लेकर आया और जेफ से कहा कि तुम आरवी की रखवाली करो। इधर फिंच गुदियार के साथ खेल रहा था और वही जेफ ने ड्राइविंग सीट पर बैठ के गाने ऑन कर दिए और फिर आरवी को चलाने की कोशिश, मगर तभी उसके टक्कर एक गाड़ी से हो गई। उसका शोर सुनते ही फिंच तुरंत दौड़कर बाहर आया। उसे देखते ही गुदियार भी उसके पीछे आ गया। वो सूरज की किरणों में पैर रखने ही वाला था कि इन वक्त पर फिंच ने उसे रोक दिया। अब फिंच ने जेफ को डांटा और आरवी को बड़े ध्यान से वापस पार्क करने को कहा, लेकिन इस बारी टक्कर रेस्टोरेंट से हो गई। तब फिंच ने गुस्से से भरकर धूप में अपना हाथ आगे किया और जेफ को दिखाया कि ध्यान से देखो कितनी बुरी तरह से जलता है ये। वो गुस्से में जेफ पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारी एक गड़बड़ी की वजह से गुदियार मर सकता था। बहुत सोच समझकर हरकतें किया करो। तुम्हारा असली ध्यान सिर्फ गुदियार पर होना चाहिए। खैर, बाद में जब वो अपनी मंजिल की ओर निकले तो फिंच ने देखा कि जेफ काफी उदास था। तो उसने सोचा कि मैं खुद जेफ को गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। पहले तो जेफ को थोड़ी दिक्कत हुई और उसने इधर उधर टकराता रहा, मगर जल्दी ही उसे तकनीक समझ आ गई और वो आराम से ड्राइव करने लगा। आखिरकार रात होने पर वो एक जगह रुक गए और मिलकर खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स देखी। अब पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी थी तो बड़ी आसानी से साफ साफ दिख रही थी। जेफ ने पूछा कि अगर सूरज की इतनी दिक्कत है तो वो रात में सफर क्यों नहीं करते। तो फिंच ने बताया कि लोग डर डर भटक रहे हैं। बहुत सारे भूखे लोग हैं जो परछाइयों में छुपकर हमला करते हैं। फिर अगली सुबह जेफ ने गुदियार को भौंकते सुना तो वो दौड़कर फिंच के पास आ गया। फिंच को उल्टियाँ आ रही थी और बुरी तरह से कांप रहा था। जेफ ने उसका काफी ध्यान रखा और फिर आराम करने को कहा। अब वो खुद ड्राइव करने लगा और जल्दी ही नए शहर में पहुंच गया। तब जेफ ने गुदियार को फिंच के साथ रुकने को कहा और खुद देवे के साथ लेकर कुछ खाने को ढूंढने निकल पड़ा। पहले वो एक हॉस्पिटल में घुसे, लेकिन वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो जेफ ने देवे को दरवाजे पर रुकने को कहा और खुद सीढ़ियों से ऊपर चला गया। लेकिन उन दोनों ने ये नहीं देखा कि कोई अंधेरे से उन्हें देख रहा था। इधर जेफ को कुछ दवाइयाँ और एक जैकेट मिली तो उसने वो पहन ली। फिर उसे एक कैबिनेट मिला जिसमें ज़रूरत का काफ़ी सामान था। वहीं नीचे देवे को भी कुछ खाने को मिला, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा तो एक जाल में फंसकर ख़त्म हो गया। उधर फिंच की आंखें खुली तो उसने देखा कि रोबोट वहाँ मौजूद नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि वो मुसीबत में है, इसीलिए उसने कमजोरी की हालात में भी अपना सूट पहना और बाहर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वो देवे तक पहुंच गया। उसकी ऐसी बुरी हालत फिंच से देखी नहीं गई, इसीलिए उसने देवे का पावर बटन ही ऑफ कर दिया। उसी पल उसे किसी की आने की आवाज आई तो वो हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जेफ था। फिंच ने उसे खूब डांटा क्योंकि जेफ ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर जाल बिछाया गया है। अचानक उन्हें पास से शोर सुनाई दिया तो वो तुरंत भागने लगे। फिर सीढ़ियों पर फिंच बुरी तरह खांसने लगा और अपने घुटनों के बल गिर गया, पर वो आवाज़ें तेजी से उनके करीब आ रही थी। तो जेफ ने फिंच को उठाया और दोनों तुरंत बिल्डिंग से बाहर आ गया। फिर वो जल्दी से आरवी तक पहुंचे और फटाफट वहां से भाग निकले।
कुछ घंटों बाद जब रात हुई तो आखिरकार फिंच का ध्यान गया कि गाड़ी में कोई उनका पीछा कर रहा है। जेफ के पास नाइट विजन थी और वो अंधेरे में भी गाड़ी चला सकता था, इसीलिए उसने गाड़ी की सारी लाइट्स बंद कर दी। मगर फिर भी वो गाड़ी उनके पीछे ही थी। फिर उन्होंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश भी की, पर तभी फिंच की नज़र सामने मौजूद अंडरपास पर पड़ी, तो उसने इन वक्त पर स्टीयरिंग घुमाकर आरवी को सड़क से उतार दिया। तब जेफ ने फिंच को समझाया कि आरवी की हाइट अंडरपास से ज्यादा है, तो हम वहाँ फंस जाएंगे। मगर फिंच घबराहट में आरवी चलाता रहा ताकि वो उसे अंडरपास के नीचे छुपा सके। खैर, जेफ की बात बिल्कुल सही निकली, मगर अब अंडरपास से टकराने की वजह से आरवी के छत पर लगे सोलर पैनल खराब हो गए। अब वो खराब ही हो गए थे, तो जेफ ने पूरी ताकत से धक्का देकर आरवी को पूरी तरह अंडरपास के नीचे छुपा दिया। अब वो सब काफी डरे हुए थे और पीछे वाली गाड़ी के निकलने का इंतजार करने लगे। तब जेफ ने देखा कि फिंच खुद को बचाने के लिए एक बंदूक भी रखता है। खुशकिस्मत से वो गाड़ी चली गई और फिंच ने बाहर आकर आर्मी में हुए नुकसान को देखा। वो खुद को कोसने लगा कि अब तो मैं इसकी मरम्मत भी नहीं कर सकता। वो समझ चुका था कि अब हम इस हालात में सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। तब जेफ ने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर फिंच ने गुस्से में अपने आप को खो दिया। वो उसके ऊपर ही चिल्लाने लगा, मगर जेफ ने हिम्मत नहीं हारी और आरवी में जाकर कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम कुछ कर लोगे। तब फिंच ने उसे एक बार फिर एक कहानी सुनाई। शुरुआत में सोलर फ्लेयर के धमाके के बाद लोग अभी नए तरीकों से जीना सीख रहे थे। तब फिंच एक सुपरमार्केट में पहुंचा और उसे नूडल्स का एक बैग मिला, लेकिन फिर उसने एक माँ बेटी को देखा जिनका काफी सामान से भरा पड़ा था। उस बच्ची के हाथों में बंदूक थी और उसकी माँ बार बार उसे यही कह रही थी कि अगर कोई भी दिखे तो वही गोली मार देना। अब मौत के डर से फिंच वही छुपा रहा, लेकिन उसी समय एक गुंडा शॉटगन लेकर वहां पहुंच गया और उन दोनों से सामान मांगने लगा। लेकिन खिंचातानी में उन गुंडे ने कई गोलियां चला दी। जब तक फिंच बाहर आया तब तक माँ बेटी दोनों मर चुकी थी। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने बच्ची का बैग देखा तो उसमें एक सहमा हुआ पिल्ला निकला। उस दिन फिंच ने इस पिल्ले को अपना कर उसका नाम गुदियार रखा और हमेशा उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। खैर, फिर अगली सुबह फिंच आराम कर रहा था और जेफ गाड़ी चला रहा था। तब जेफ ने पोस्ट कार्ड चेक किए तो पता चला कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड फिंच के पिता ने साइन किया और साथ ही बाकी पोस्ट कार्ड्स तो एकदम खाली थे। उसी पल अचानक कंप्यूटर ने सूचना दी कि यहाँ की यूवी रेज इतनी खतरनाक नहीं है और तभी अचानक एक तितली आरवी से टकरा गई। जेफ को कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए उसने आरवी को रोककर फिंच को उठाया। फिंच ने हैरान होकर अपना हाथ बाहर निकाला तो वो जला नहीं। ये देखते ही वो खुशी से झूम उठा और सूरज की धूप का मजा लेने बाहर आ गया। जब उसने आसपास तितलियां और एक फूल देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई घंटों तक सफर करने के बाद उन्हें पास के इलाके में कई पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। इस बात की खुशी मनाने के लिए फिंच ने अपना खास सूट पहना और आरवी रोककर सूरज की धूप में पिकनिक करने बैठ गया। तब जेफ ने कहा कि उसने कल रात उन सबको ब्रिज पर खड़े देखा था। ये सुनकर फिंच काफी खुश हुआ क्योंकि जेफ अब इंसानों की तरह सपने देखना सीख गया था। तब जेफ ने उससे पूछा कि तुमने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों कहा। तो फिंच ने उसे एक नई कहानी सुनाई। जब वो बच्चा था तो उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता की रग रग में वाइकिंग्स का खून है। फिर फिंच ने जेफ को वाइकिंग्स फ्यूनरल की एक तस्वीर दिखाई। फिंच के पिता उसके पराये होने से पहले ही चले गए थे क्योंकि वो एक इंजीनियर थे जो बड़े बड़े पुल बनाया करते थे और अपने काम के चलते उन्हें अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। फिंच ने कभी उससे बात नहीं की, लेकिन फिर उसके 15वां जन्मदिन पर उसे एक पोस्ट कार्ड मिला। उसके पिता ने लिखा था कि एक दिन वो अपने बेटे से मिलना चाहेंगे और फिंच ने इसी खास मौके के लिए ये सूट खरीदा था। खैर, बदकिस्मती से उसके बाद उसने अपने पिता की कोई खबर नहीं मिली।
ये कहानी जेफ को बड़ी दिलचस्प लगी। उसने कहा कि अगर हम जल्दी निकले तो 18 घंटों के अंदर गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं। वही का पोस्टकार्ड भेजा था तुम्हारे पापा ने, मगर फिंच ने उसे याद दिलाया कि उसकी हालत कैसी है। वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो थोड़ी ही देर में मरने वाला है। फिर उसने एक बॉल फेंककर जेफ को गुदियार के साथ खेलना सिखाया, मगर जब जेफ ने बॉल फेंकी तो भी गुदियार वापस लेकर फिंच को ही देता था, क्योंकि वो अभी भी जेफ पर विश्वास नहीं करता था। तभी अचानक फिंच की खांसी में बहुत सारा खून आने लगा। जेफ ने उसे मदद करने की भी कोशिश की, पर फिंच ने कहा कि तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। फिर उसने जेफ से हाथ मिलाया और उसे गले लगा लिया। आखिरकार फिंच आरवी में जाकर लेट गया और गुदियार उसके पास चला गया। जेफ बाहर ही रुककर सामान इकट्ठा कर रहा था, मगर जैसे ही सूरज डूबा उसे गुदियार के रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो समझ गया कि फिंच मर चुका है। आखिरकार उसके सामान में जेफ और गुदियार ने उसे भी सूट के साथ जलाकर बिल्कुल वाइकिंग्स वाला फ्यूनरल दिया। पहले तो जेफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या करना चाहिए, पर जल्द ही उसे याद आया कि उसने गुदियार की देखभाल का वादा किया है। उसने गुदियार को खाना खिलाया और बॉल फेंकी, तो गुदियार पहली बार बॉल वापस उसके पास ही लेकर आया। जल्द ही वो खेलते हुए एक दूसरे के दोस्त बन गए और गुदियार ने जेफ को गले भी लगा लिया। आखिरकार वो फिर से रास्ता पर निकल पड़े, क्योंकि वो फिंच के मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। अंत में जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो जेफ ने फिंच की याद में एक मेमोरियल बनाया और गुदियार के साथ गोल्डन गेट देखने गया। वहाँ की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। साथ ही उसने वहाँ लोगों के मैसेजेस देखे जो उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े थे। ये सब देखकर जेफ ने गुडियार से कहा कि उन्हें इन बचे हुए लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करना चाहिए। आखिरकार उसने पोस्टकार्ड पर अपनी टीम की ड्राइंग बनाकर टांग दी और गुडियार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा। एंडिंग काफी इमोशनल था, बट वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।